हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी मेरे चैनल पर नया है मैं उसको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। हम पेपर से और बहुत पहले अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। रोज़ मेरे साथ ना जितना मैं अपलोड करते जा रहे हैं वो देखते जाओ। एटलीस्ट बायो का सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करके जाओ, उसका रिवीजन करते जाओ। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो इसमें क्या है ना, ये डेटा बेस्ड है, थ्योरी ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ फिगर्स हैं। तो हम ना डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे। और ये जो पीडीएफ है ये विपिन सर का एनोटेड पीडीएफ है। इसमें जो हाईलाइटेड है ना येलो पार्ट से, ये ऑलरेडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सारे पॉइंट्स हाईलाइटेड है। ठीक है, तो उनसे ही हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the most enormous diversity। देखो मीन्स वही, अगर कोई एलियन हमारी गैलेक्सी पे आता है, हमारे प्लेनेट पे आता है, तो वो ना एकदम अमेजिंग हो जाएगा, एकदम चौंका जाएगा। अपनी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे प्लानट में, इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे स्पीसीज है, मीन्स एनिमल्स हैं, तो एकदम वो अमेज हो जाएगा। और फिर उसमें क्या है, ये यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना स्पीसीज़ जो है ना, जो कॉमन मैन है ना, वो इतना मालूम, मतलब वो सोच ही नहीं पाएगा, बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि हमारे पास 20,000 स्पीसीज़ हैं एंड्स की, 3 लाख स्पीसीज़ हैं बीटल्स की, 28,000 स्पीसीज़ हैं फिशेस की, और नियरली 20,000 स्पीसीज़ हैं ऑर्किड्स की। तो हम यहाँ पे डेटा जो है हमारा बाजू में लिखते चलेंगे। इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी देखो 20,000 और 20,000 दो नंबर सेम है। क्या क्या है, एंड्स और ऑर्किड्स। एंड्स और ऑर्किड्स जो हैं वो 20,000 है, ठीक है। नाउ 28,000 क्या है, हमारे पास फिशेस की स्पीसीज़ हैं, और 3 lakhs जो हैं वो बीटल्स की स्पीसीज़ हैं, ठीक है। मेरे साथ ही यहीं पे याद कर लो, 20,000 है एंड्स और ऑर्किड्स, 28,000 फिशेस की स्पीसीज़, और 3 लाख जो है बीटल्स की स्पीसीज़ हैं, ठीक है। ये पैरा में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी एक्सिस्ट। देखो हमारे बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी नहीं है, पूरा जो हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक पूरे में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी फैली हुई है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दिया था, वो एडवर्ड विल्सन ने दिया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया था जो कंबाइंड डाइवर्सिटी है ना, उसको सारे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जिनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, वो कि 3 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमको जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी देखेगी, ठीक है। तो अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। मीन्स एक ही स्पीसीज है, यहाँ देखो स्पीसीज अलग नहीं है, स्पीसीज एक ही है, बट वो उसके जेनेटिक लेवल पे ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखा रही है। किसके बेसिस पे, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है उसके बेसिस पे, ठीक। देखो हम आगे पढ़ेंगे। द जेनेटिक वेरिएशन सोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रवोल्फिया वोमिटोरिया। एक मेडिसिनल प्लांट है रवोल्फिया वोमिटोरिया, जो कि हिमालयन रेंजेस में उगता है। जो अलग अलग हिमालयन रेंजेस पे जो होगा ना, वो भी अलग टाइप की, सबकी पोटेंशियल अलग होगी, और जो कंसंट्रेशन है, वो जो केमिकल बनाते हैं, एक्टिव केमिकल जिसको हम रिजर्पेरिन बोलते हैं, ये जो अलग अलग रेंजेस पे ना, इसका कंसंट्रेशन और पोटेंसी अलग अलग होती है। मीन्स उसने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पे जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी शो कर रहा है वो। और इंडिया के पास 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के। कितने, 50,000 से ज़्यादा, 1,000 वेराइटीज़ हैं मैंगो की। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो दोबारा, ताकि हमको ये पढ़ना ही ना पड़े। 50,000 स्पीसीज़ किसकी है, राइस की। 50,000 से ज़्यादा स्पीसीज़ है हमारे पास, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है, और 1,000 वेराइटीज़ हैं हमारे पास मैंगो की।
ओके। और जो रोवेल्फिया वोमिटोरिया है वो हिमालयन रेंजेस पे उगता है, जिसकी पोटेंशियल कंसंट्रेशन जो है रिजर्पिन का उसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मीन्स अलग अलग जगहों पे उनका अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग पोटेंशियल शो कर रहा है वो। सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, मीन्स जो डाइवर्सिटी है ना वो स्पीसीज लेवल पे दिखेगी हमको। जैसे जो वेस्टर्न घाट्स होंगे उनमें एम्फीबियन स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। देखो वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स। थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इकोसिस्टम के लेवल पे होगी। तो एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, ईस्चुरीज एंड अल्पाइन मियाडोज, मीन्स ये सारी चीज़ें ये हमारे इंडिया के अंदर हैं। हैज़ अ ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मीन्स जो इंडिया है उसकी ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है किस कंट्री के मुकाबले? जैसे कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री होगी नॉर्वे, उसके कंपैरिजन में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। ना इसको ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हुए हैं ऐसी डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी बनाने में। बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries। ओ मीन्स 2 centuries से भी कम टाइम में ना हम ये सब खो देंगे। जिसको मिलियंस में बनने का टाइम मिला 2 century से भी कम टाइम लगेगा हमको, अगर जो प्रेजेंट रेट है ना स्पीसीज लॉस का वो अगर कंटिन्यू रहा तो। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंट इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ऑब्वियसली जो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन है उसका ना एक वाइटल इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट इशू बन गया है इंटरनेशनल कंसर्न पे, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो है वो अवेयर हो गए और रियलाइज़ करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का हमारे प्लेनेट के सर्वाइवल और वेलबींग के लिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। नाउ हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इंडिया। अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं और इंडिया में कितनी स्पीसीज हैं? तो अकॉर्डिंग टू IUCN देखेंगे हम। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है? फिर से बोलो। IUCN is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources। 2004 में उन्होंने क्या बताया? The total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। मीन्स जितनी भी जो स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब करी गई हैं प्लांट और एनिमल की वो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन, मीन्स 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अभी हमको कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीसीज और ज़्यादा बची हैं अभी डिस्कवर होने और डिस्क्राइब होने के लिए कितनी बची हैं, ये हमको अभी पता नहीं है। अभी ना सब जो भी एजुकेटेड गैसेस लगाते हैं, मीन्स वही थोड़ा मतलब अभी इतनी ईयर में उन्होंने इतनी डिस्कवर कर ली थी तो इतनी कितनी बची होगी, ऐसे अनुमान लगाते रहते हैं। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। देखो ये जो टेक्सोनॉमिस्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये लोग क्या बताते हैं कि जो इन्वेंशंस जो भी डिस्कवरी है स्पीसीज़ की वो टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा कंप्लीटेड है देन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ठीक। कंसिडरिंग डेट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन द ट्रॉपिक्स। मीन्स ट्रॉपिक्स में ना भी बहुत सारी स्पीसीज वेट कर रही है डिस्कवर होने का। बायोलॉजिस्ट्स मेक अ स्टेटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस। देखो जो बायोलॉजिस्ट है ना उन्होंने एक कंपैरिजन बना लिया है टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज़ का स्टैटिस्टिकली कि कितनी स्पीसीज़ अभी डिस्कवर हो गई हैं और कितनी स्पीसीज़ जो है ना वो अभी डिस्कवर होनी बाकी हैं। स्पीसीज रिचनेस ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड एक्स्ट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कम अप विद अ ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। वही है, उन्होंने ऐसा ही एस्टिमेट लगाया है कि कितनी अभी डिस्कवर हो गई हैं और कितनी अभी डिस्कवर होना बाकी है। तो कुछ ने एस्टिमेट लगाया कि कितनी रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट में प्लेसेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। देखो उन्होंने किसी ने एस्टिमेट लगाया कि कितनी स्पीसीज होंगी 20 to 50 मिलियन होंगी, ठीक है। बट रॉबर्ट में एक थे, उन्होंने जो है कितना बताया कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना
वो अबाउट 7 मिलियन होगी। ये रॉबर्ट मी ने बताया कितनी होगी, अबाउट 7 मिलियन होगी। नाउ लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अबाउट अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंचरीज। अब चलो अब हम और अपनी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। अभी जितनी भी करेंटली स्पीसीज हमारी डिस्कवर हो गई ना, हम उसके बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, मीन्स जितनी भी स्पीसीज अभी रिकॉर्ड कर ली गई हैं उसमें से 70% से ज़्यादा एनिमल्स हैं, ठीक है। जबकि जो प्लांट्स हैं जिसमें इंक्लूडिंग एल्गी आती है, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब मिला के भी ना 22% से ज़्यादा ये नहीं है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, वही है जो इंसेक्ट्स है ना वो मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, जो कि सबका 100% में से 70% ऑफ टोटल, ओके 70% बना। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स, मीन्स इस प्लेनेट में 10 एनिमल्स में से 7 एनिमल्स जो होंगे ना वो इंसेक्ट्स होंगे। नाउ द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मीन्स जो फंजाई की स्पीसीज है ना वो किन किन से ज़्यादा, अगर हम सबको मिला देंगे ना साथ में, दैट इज़ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सब की स्पीसीज जोड़ के भी देखेंगे ना तो भी फंजाई की स्पीसीज इनसे ज़्यादा है। अब हमको इसको फिगर में क्या दिख रहा है, बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड शोइंग स्पीसीज नंबर ऑफ मेजर टेक्सॉन, जो भी मेजर टेक्सॉन है ना हम उनके नंबर्स देखेंगे कि किसका कितना है, कौन सबसे ज़्यादा है। नाउ सबसे इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स जैसे इसकी एक ट्रिक है, जैसे पीरियड्स जो होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। मान लो अब किसी को कोई बता रहा है तो कैसे बोलता है, IOMC, ठीक है, IOMC ऐसे बोल सकता है। जो जिसमें से जो आई है ना वो इंसेक्ट्स है, ये कैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं ना वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर कर रहा है। जैसे आई इज़ इंसेक्ट्स, ओ में अदर एनिमल ग्रुप्स आते हैं, एम इज़ मोलस्क्स, सी इज़ क्रस्टेशियंस, ठीक है। नाउ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के लिए जैसे कोई राम है वो FB चला रहा है तो है ना, तो FB पे बैठा हुआ है मीन्स FB चला रहा है तो हम बोल सकते हैं FB राम। ये परसेंटेज बताएगा हमको वर्टिब्रेट्स का। FB में से F सबसे ज़्यादा फिशेज परसेंटेज कवर कर रही हैं, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस और फिर मैमल्स। देन अब हम प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट्स की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है बट हम याद करने के लिए ऐसे बता सकते हैं, फार्म फल, जैसे आम एक फल होता है ना आम, तो वैसे ही है फार्म फल, ठीक है। F इज़ फंजाई, A इज़ एंजियोस्पर्म्स, अनदर A इज़ एल्गी। देखो अब एंजियोस्पर्म एल्गी में कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे करना है कि एंजियोस्पर्म्स की बड़ी स्पेलिंग होती है, एल्गी की छोटी स्पेलिंग होती है, तो सबसे आगे जो है वो एंजियोस्पर्म आएगा, फिर एल्गी आएगी, देन मॉसिस, देन फर्न्स एंड एलाइज और लाइकेंस, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स को कैसे याद रखना है, IOMC, जिसमें जो आई है वो इंसेक्ट होता है, O इज़ अदर एनिमल ग्रुप्स, M इज़ मोलस्क, C इज़ क्रस्टेशियंस। वर्टिब्रेट्स को हमने कैसे याद रखा है, FB राम, डेट इज़ F इज़ फिशेस, B जो है बर्ड्स होती है, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। देन जो प्लांट्स हैं हमने याद किया फार्म फल से। अभी हमने देखा था फंजाई की स्पीसीज तो सबसे ज़्यादा थी, सारी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स मिला के भी सबसे ज़्यादा थी, तो प्लांट्स में भी सबसे ज़्यादा वही है, डेट इज़ फंजाई, एंजियोस्पर्म्स, एल्गी, मॉसिस, फर्न्स एंड एलाइज और लाइकेंस। ये हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टेक्स ऑफ प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स, मतलब हमने वही परसेंटेज देखा है किसकी बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखेंगे, इट शुड बी नोटेड that these estimates do not give any figures for prokaryotes। देखो ये जो हमने एस्टिमेट किया ना इसमें प्रोकैरियोट्स कहीं पढ़े आपने, नहीं ना, मीन्स प्रोकैरियोट्स को यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं मिली। तो बायोलॉजिस्ट्स आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी। क्यों नहीं है यहाँ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि बायोलॉजिस्ट जो है ना वो अभी तक श्योर नहीं है कि कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हो सकती हैं। The problem is that
conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory condition। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स है ना वो ना सुटेबल नहीं है माइक्रोबियल स्पीसीज आइडेंटिफाई करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जिनको हम कल्चर में मीन्स लैब में ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं कि आखिर उनका परसेंटेज कितना है। देखो इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनेटिंग स्पीसीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। इसका मतलब क्या है, अगर हम इनका बायोमोलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर ले ना, मीन्स बायोकेमिकल मीन्स जो भी उनके अंदर एंजाइम्स वगैरह हैं, जो भी वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती हैं, मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया जैसे डीएनए आरएनए जीन्स वगैरह हो गए, अगर इस क्राइटेरिया को हम स्पीसीज डिफाइन करने के लिए मान लें ना, तो इनकी जो डाइवर्सिटी है ना इनकी सिर्फ माइक्रोब्स की ही मिलियंस में हो सकती है। समझ में आया? नाउ ऑल्दो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड्स एरिया। देखो जो पूरी जो वर्ल्ड है जिसमें जितनी लैंड है उसमें से इंडिया के पास सिर्फ 2.4% लैंड है। उसके बाद भी जो इंडिया की ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना वो कितनी होती है, वो 8.1% होती है। इसीलिए इसी बेसिस पे जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज होते हैं ना वर्ल्ड में, उसमें से एक हमारी इंडिया है। नाउ नियरली एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। ओके, नियरली 45,000 species of plant and twice as many of animals have been recorded from India। इंडिया से कितनी स्पीसीज मिली हैं अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं? प्लांट्स की 45,000 स्पीसीज एंड ऑलमोस्ट डबल मीन्स 90,000 स्पीसीज जो हैं एनिमल्स की इंडिया से रिकॉर्डेड हो चुकी हैं। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वही है एक्चुअली कितनी लिविंग स्पीसीज हैं जो अभी वेट कर रहे हैं डिस्कवर होने का, नेमिंग होने का। ठीक है, अगर हम मे का ग्लोबल एस्टिमेट देखें, उन्होंने 7 मिलियन स्पीसीज बताया था कि वेट कर रहे हैं, अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं वो, तो सिर्फ अभी तक 22% ऑफ टोटल स्पीसीज ही रिकॉर्ड हुई हैं। कितनी? सिर्फ 22%। ओके, नाउ अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर्स, अगर हम इस प्रपोर्शन को इंडिया के डाइवर्सिटी फिगर्स में लगाएं तो अभी जो है ना 1 लाख प्लांट स्पीसीज और 3 लाख से भी ज़्यादा एनिमल स्पीसीज वेट कर रही हैं डिस्कवर होने का, डिस्क्राइब होने का। ठीक है, वुड वी एवर बी एबल टू कम्प्लीट द इन्वेंट्री ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर कंट्री? क्या हम पूरा सारी स्पीसीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे क्या? इसके लिए ना बहुत ज़्यादा इमेंस ट्रेंड मैन पावर लगेगा, मीन्स टेक्सोनॉमिस्ट लगेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये ऐसे करने में। तो ये जो सिचुएशन है ना एकदम होपलेस दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारी स्पीसीज़ है ना वो इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, एकदम एक्सटिंक्ट होने वाली है। अभी बहुत सारी स्पीसीज़ जो है उनको डिस्कवर करने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएंगी। मीन्स एक देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। मीन्स देखो यहाँ को नेचर को ना लाइब्रेरी के जैसे माना गया, जैसे लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी होती है ना उन बुक्स को स्पीसीज की तरह बताया गया है। मीन्स हम उन बुक्स का जो है टाइटल कैटलॉग भी नहीं कर पाएंगे, मतलब स्पीसीज हम डिस्कवर्ड ही नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही लाइब्रेरी जल गई, मीन्स उसके पहले ही वो स्पीसीज ख़त्म हो रही है नेचर से। अब हम देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। ठीक है, तो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट रादर सोर्स अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन्स जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट वर्ल्ड, बल्कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी। देखो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के ग्रुप में ना हमको इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। कैसे? देखो द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी, जिसमें से जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न है उसमें से लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एक है। देखो इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। मीन्स जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है ना वो डिक्रीज़ होने लगती है। बट इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे ट्रॉपिक्स में हम कितनी रेंज पे देखेंगे, लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। कितना रेंज है? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर्स
मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज, मीन्स इनके पास टेम्परेट और पोलर एरिया से ज़्यादा स्पीसीज है इस जगह। Colombia, located near the equator, has nearly 1400 species of world, while New York at 41 degree north has 105 species. देखो हमको क्या बताया, जो कोलंबिया है वो इक्वेटर के पास में है, उसके पास 1400 स्पीसीज हैं वर्ल्ड की, बल्कि न्यूयॉर्क जो 1 डिग्री नॉर्थ पे है उसके पास 100 स्पीसीज हैं, और जो ग्रीनलैंड है 71 डिग्री नॉर्थ पे उसके पास सिर्फ 56 स्पीसीज हैं। ठीक, अब इंडिया with much of its land area in the tropical latitudes has more than 1200 species of world। देखो क्या बोल रहा है ये हमसे, ये क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है जिसका ज़्यादातर एरिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है उसके पास 1200 स्पीसीज से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं बर्ड्स की। ठीक है, तो यहाँ हम अगर हम देखें तो लिख लेते हैं, देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ में मोर स्पीसीज थी। ठीक है, मोर स्पीसीज थी देन टेम्परेट और पोलर एरियाज में हम पेन चेंज करके लिखेंगे। और हमारे पास कोलंबिया जो है, कोलंबिया उसके पास 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। न्यूयॉर्क जो है 41 डिग्री नॉर्थ पे उसके पास 105 स्पीसीज हैं बर्ड की। ग्रीनलैंड जो है जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे है उसके पास 56 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। और जो इंडिया है, इंडिया के पास मोर देन 1200 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। ओके, ऐसे हम एक बाजू में लिख लेते हैं ना, तो फिर हमको क्या है पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर हैज़ अप टू 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA। देखो इसमें हम एक फॉरेस्ट देख रहे हैं, जो कि एक फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है और एक फॉरेस्ट सेम एरिया में, सेम जो लैंड का एरिया उतना ही है टेम्परेट रीजन में है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन में है ना, जैसे एग्जांपल है इक्वेडोर, उसके पास 10 times ज़्यादा स्पीसीज हैं वस्कुलर प्लांट्स की एज़ कम्पेयर टू जो टेम्परेट रीजन में फॉरेस्ट है। टेम्परेट रीजन का कौन सा फॉरेस्ट बताया गया है यहाँ पे, मिडवेस्ट ऑफ USA। ठीक है, नाउ द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। हमने जैसे अमेजोन सुना है ना, तो ये लार्जली ये ट्रॉपिकल एरिया में होता है। ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका, इसके पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे। ठीक है, तो कितनी है देखो, इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। इसमें कितने प्लांट्स रहते हैं, कितने प्लांट्स का घर है ये, मोर देन 40,000 स्पीसीज। 3,000 स्पीसीज फिशेस रहती हैं, 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रहती हैं, 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स रहते हैं, और सेम एम्फीबियंस और मैमल्स का सेम है, 427 एम्फीबियंस रहते हैं स्पीसीज, और 378 स्पीसीज रहती है रेप्टाइल्स की, एंड मोर देन 1,25,000 स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट्स की। आई समझ में, इसको हम लिख के याद रखो कि 14,000 स्पीसीज से ज़्यादा प्लांट्स की स्पीसीज हैं, 3,000 फिशेस की स्पीसीज हैं, 1,300 बर्ड्स की स्पीसीज हैं, और मैमल्स और एम्फीबियंस की सेम स्पीसीज हैं, डेट इज़ 427, 378 रेप्टाइल्स की स्पीसीज हैं, और 1,25,000 से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। पता है साइंटिस्ट ने क्या एस्टिमेशन लगा के रखा है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, इनमें एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज तो अभी वेट ही कर रहे हैं डिस्कवर होने का और नेमिंग होने का। सोच रहे हो कितनी सारी स्पीसीज इनकी नेमिंग भी नहीं हुई है। नाउ ओके, What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? भाई ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या है जो उनके पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है? ये क्वेश्चन आया होगा ना दिमाग में। चलो हम आगे देखते हैं। इकोलॉजिस्ट्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। जो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं ना, उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस प्रपोज करी है। सम इम्पॉर्टेंट, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली देखें। ए क्या है, स्पेशिएशन इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो जो स्पेशिएशन है, जो नई स्पीसीज बन रही हैं, इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम का फंक्शन है। जैसे अनलाइक टेम्परेट रीजन्स,
subjected to frequent glaciers in the past. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. देखो क्या होता है ना, जो स्पेशिएशन होता है ना, वो एक टाइम का फंक्शन है. टेम्परेट रीजन में क्या था, सडन ग्लेशियर्स हो गए. देखो क्या है ना, जो स्पेशिएशन है वो जनरली फंक्शन होता है टाइम का. जैसे टेम्परेट रीजन्स में क्या होता है ना, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते रहे हैं पास्ट में. बट इसी के अपोजिट जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है ना, वो ना मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो अनडिस्टर्ब्ड रहा है. अनडिस्टर्ब्ड रहा है मीन्स उसको बहुत लंबा समय मिल गया है स्पेशिएशन करने का, नई स्पीसीज रिप्रोड्यूस करने का. इसीलिए एंड दस हैड वही लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन. स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको एक बहुत लंबा टाइम मिल गया. Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. वही हमको बोला कि देखो जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है वो लेस सीजनल होता है और वो ना रिलेटिवली ज़्यादा कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होता है. मीन्स प्रेडिक्टेबल होगा कि हाँ अब ऐसा इन्वायरमेंट होने वाला है, वैसा टेम्परेचर होने वाला है, ये प्रेडिक्टेबल होता है. बट टेम्परेट रीजन्स में ऐसा नहीं होता है. ये जो कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट है ना, ये ना नीश स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है. Such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity. देखो ये niche specialization को promote करेगा, जो species है ना बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी और नई species बनेंगी. तो इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा greater species diversity को ये promote कर रहे हैं. अब हम देखेंगे सी पॉइंट क्या है कि जो ट्रॉपिकल रीजन उनमें ज़्यादा स्पीसीज हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट. देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स के पास ना बहुत ज़्यादा मीन्स टेम्परेट रीजन से ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है, विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. जिसके कारण ट्रॉपिक्स में हायर प्रोडक्टिविटी है. भाई प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी ना तो ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है ग्रेटर डाइवर्सिटी को, क्योंकि जो स्पीसीज़ हैं भाई खाना भी तो खाएगी ना, रहेगी भी तो ये सब ना सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है. नाउ सेकेंड इज स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. ठीक है, हमने अभी क्या देखा था, पैटर्न्स देख रहे थे, हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देख लिया. अब हम सेकंड देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स. ड्यूरिंग हिज pioneering and extensive explorations in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt. देखो ये जो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट थे, ये कौन थे, ये जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे. ये जब इनके टाइम पे जब ये एक्सप्लोर कर रहे थे साउथ अमेरिका के जंगल्स को, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट विद इन आ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. मीन्स जैसे जैसे वो अपना जो एक्सप्लोर कर रहे थे ना एरिया, उसको बढ़ाते जा रहे थे, उसका एरिया एक्सप्लोर करने का बढ़ाते जा रहे थे तो उनको और ज़्यादा स्पीसीज़ मिलते जा रही थी. ठीक है, बट ये जो एक लिमिट तक ही मिलेंगी. एक लिमिट के बाद क्या होगा, भले वो एरिया बढ़ाएंगे बट उनको और ज़्यादा स्पीसीज़ नहीं मिलेगी. तो इसको और अच्छे से हम समझेंगे. इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, that is angiosperms, plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be a rectangular hyperbola. देखो जो रिलेशन था ना स्पीशीज रिचनेस का और एरिया का, तो वो कैसे निकल के आया रिलेशन, वो रिलेशन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आया. अभी हम फिगर से भी समझेंगे. ऑन अ लॉग स्केल, जब हम उसको लॉग स्केल पे हमने रखा तो हमको एक लीनियर इक्वेशन मिली. द रिलेशनशिप इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय इक्वेशन. मीन्स जो रिलेशनशिप थी वो स्ट्रेट लाइन मिली. जैसे वो होता है ना y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, वैसा ही है log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a. यहाँ पे जो s है वो क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, a इज़ एरिया, z इज़ स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप ऑफ लाइन को बताएगा. मीन्स ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और सी जो है वो y इंटरसेप्ट है. इस साइड लिखा हुआ है स्पीसीज रिचनेस, इस साइड लिखा हुआ है एरिया. ठीक है, ये जो हमारा ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोटेड है, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जिसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, s इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वेयर. यही ये रियल इक्वेशन यही है, सी ए जेड, यही रियल इक्वेशन है. जब इसको हमने लॉग स्केल पे रखा ना, तब हमको जाके स्ट्रेट लाइन मिली. एक मिनट, ओके, तब जाके हमको स्ट्रेट लाइन मिली.
ये, जिसका फॉर्मूला क्या रहा, log s इज इक्वल्स टू, जिसकी इक्वेशन थी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। हमने वाई एक्सिस पे स्पीसीज रिचनेस रखी है और एक्स एक्सिस पे हमने एरिया रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, शोइंग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हमने देख लिया। नोट दैट ऑन लॉग स्केल द रिलेशनशिप बिकम लीनियर, मीन्स जब हमने इसको लॉग स्केल पे रखा तो जो रिलेशनशिप थी, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आ रहा था, वो लीनियर हो गया। नाउ इकोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड that the value of z lines in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, means कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, कोई भी रीजन हो, जो z की वैल्यू थी ना वो 0.1 से 0.2 के बीच में आ रही थी, ठीक है। देखो, वेदर इट इज़ द प्लांट्स इन ब्रिटेन, चाहे वो ब्रिटेन में प्लांट हो या फिर कैलिफोर्निया में बर्ड्स हो या फिर न्यूयॉर्क के स्टेट में मोलस्क्स हो, जो स्लोप था रिग्रेशन लाइन का वो अमेजिंगली सिमिलर था, सबका ही 0.1 to 0.2 के बीच में आ रहा था। बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी large areas like the entire continents, you will find that the slope of the line to be much steeper। लेकिन हम क्या, जब बहुत बड़ा एरिया लेंगे, जैसे एक पूरा हमने कॉन्टिनेंट ले लिया, तो हमको क्या पता चलेगा, जो स्लोप था ना लाइन का वो और ज़्यादा स्टीपर होता जाएगा। स्टीपर मीन्स अगर जैसे हम मान लो इसको सीढ़ी जैसा माने कि एक, हाँ स्टेयर है, ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी को ऐसे खड़ा करते जाओ, खड़े करते जाओ, मीन्स ये और ज़्यादा स्टीपर, जब चढ़ने में मुश्किल होने लगे ना हम उसको बोलते हैं स्टीपर, ठीक है। तो z वैल्यूज़ इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2, मीन्स देखो ये जो z वैल्यू थी वो बढ़ गई ना, 0.6 से 0.2 हो गई। जैसे एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोर्स, जो फ्रूगीवोरस होते हैं डेट इज़ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, स्लोप कितना आया गया 1.15, मीन्स जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट पे रखा तो कुछ जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स थे और मैमल्स थे उनका स्लोप मीन्स उनका z की वैल्यू 1.15 आई। वही स्टीपर स्लोप्स मीन्स क्या होता है, ये जो स्केल है ना, जैसे मान लो ये अभी ऐसी है तो ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और ज़्यादा स्टीपर होते जा रही है, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम, ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम में, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, मीन्स ये जो नंबर है स्पीसीज का कम्युनिटी में, क्या नंबर मेनली मैटर करता है उसके फंक्शनिंग के लिए। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। इसका ना मीन्स डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया इकोलॉजिस्ट ने। फॉर मैनी डिकेड्स, कई डिकेड्स तक इकोलॉजिस्ट क्या मानते थे, दैट कम्युनिटीज विथ मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस स्पीसीज, मीन्स ऐसी कम्युनिटीज़ जिनके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीसीज हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगी, ऐसा पहले मानते थे, ठीक है। वॉट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, एग्जैक्टली स्टेबिलिटी है क्या। देखो, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना दिखाए, वो प्रोडक्टिविटी में जो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी होती है ना उसमें वो ज़्यादा वेरिएशन ना दिखाए। इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रिसाइलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज दैट इज़ नेचुरल और मैन मेड, मीन्स देखो या तो वो रेजिस्टेंट रहे, चेंज ना हो, या फिर थोड़ा बहुत भी चेंज हो रहा है, जैसे कभी ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं ना, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, या मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, मीन्स जो एलियन स्पीसीज जब आती हैं उनका जो इन्वेजन होता है उनसे भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो स्टेबल कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए, और रेजिस्टेंट होना चाहिए एलियन स्पीसीज से, ठीक है, और नेचुरल मैन मेड जो डिस्टर्बेंसेस है उनसे भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। नाउ वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, अभी हमको नहीं पता ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो स्पीसीज रिचनेस से कैसे जोड़ें कम्युनिटी में, लेकिन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, समझाया। कौन से साइंटिस्ट थे, डेविड टिलमेंस साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक लंबे टाइम तक इकोसिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे अभी बताते हैं।
David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative answers. उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउटडोर प्लॉट्स बनाए जिससे हमको कुछ टेंटेटिव आंसर्स मीन्स जो कुछ जो मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स हमको मिले उनके एक्सपेरिमेंट से. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. मीन्स जो टिलमैन थे उन्होंने क्या बताया, जो प्लॉट्स उन्होंने प्लॉट किए उसमें पता चला कि जिस जगह ज़्यादा स्पीसीज़ हैं उनमें कम ईयर टू ईयर वेरिएशन में देखने को मिलता है टोटल बायोमास में. मीन्स जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कम ईयर टू ईयर वेरिएशन होता था. ही ऑल्सो शोड that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity. देखो उनके एक्सपेरिमेंट में ये भी पता चला कि जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ रही है ना वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है. Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of the human race on this planet. इस लाइन का मीन्स हम ना अभी कम्प्लीटली नहीं समझ पाए हैं कि जो स्पीसीज रिचनेस है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, बट हम इतना तो ज़रूर समझ गए हैं कि जो रिच बायोडाइवर्सिटी है ना सिर्फ इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि ह्यूमन्स के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एट a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? देखो अभी जो स्पीसीज है ना वो अलार्मिंग पेस में बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सटेंट हो रही हैं. वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम भी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर. देखो ये क्या कहना चाह रहा था कि ये क्या सही में मैटर करता है अगर हम कुछ स्पीसीज एक्सटेंट हो जाएं तो. जैसे अगर वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम से कुछ ट्री फ्रॉग स्पीसीज में से एक आध स्पीसीज अगर लॉस्ट हो जाए तो क्या वो लेस फंक्शनल हो जाएगा. हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की वो कैसे अफेक्टेड होगी. देखो इफ़ से इंस्टीड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ. अगर 20,000 स्पीसीज की जगह सिर्फ 50,000 स्पीसीज बचे अर्थ पे एंट की तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे अफेक्ट होगी. इसका ना कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन हम एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव बना सकते हैं कि एक एनालॉजी से, जो कि क्या थी, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. क्या थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. मीन्स इनको एक नट्स जैसे मान लो, नट निकालते हैं, जैसे नट सुना है ना, वो किसी भी चीज़ में अपन फिट करना होता रहता है तो नट लगाते हैं, और नट पॉपर हाइपोथेसिस वही है. देखो ये किन्होंने दी है, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहलरिच. ये जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है ये पॉल एहलरिच ने दी है. उन्होंने क्या बताया था, इन एन एयरप्लेन. देखो उन्होंने एक एयरप्लेन ली, उसको इकोसिस्टम मान लिया है, ठीक है, और सारे जो पार्ट्स हुए थे ना एयरप्लेन के, जितने भी पार्ट होते हैं वो रिवेट्स के हेल्प से जुड़े हुए हैं. रिवेट्स उनको ही हम नट मान लेते हैं, ठीक है, वो उसके इस हेल्प से जुड़े हुए हैं. तो जो रिवेट्स हैं वो उनको स्पीसीज माना गया है और जो एयरप्लेन है उसको इकोसिस्टम माना गया है. नाउ इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग आ राइवेट टू टेक होम. देखो उसमें जो भी पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है, हर एक पैसेंजर अगर राइवेट जो है वो निकाल के घर ले जाने लगा, मीन्स कॉजिंग आ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट. मीन्स जो स्पीसीज है ना स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने का कारण बन रहा है ये. इट में नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी. देखो ये जो है इनिशियली तो फ्लाइट की सेफ्टी पे अफेक्ट नहीं करेगा, मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है इकोसिस्टम की. बट एज मोर राइवेट्स आर रिमूव, जैसे ही और ज़्यादा से ज़्यादा राइवेट्स रिमूव करे जाएंगे, द प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो एक टाइम के बाद क्या होगा ना, जो प्लेन है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा. मीन्स फर्दर मोर विच राइवेट इज़ रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल. देखो कौन सा राइवेट निकाला गया है ये भी मेन पॉइंट है, ठीक है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है. देखो लॉस ऑफ राइवेट्स ऑन द विंग्स दैट इज़ key species that drive major ecosystem functions is obviously a more serious threat. देखो क्या बता रहा है ना,
मैं सीधे सीधे बताती हूँ, अगर जो राइवेट्स हैं वो विंग्स पे लगे हुए हैं, अगर वहाँ के राइवेट्स हम उखाड़ रहे हैं सीड्स के राइवेट्स के कंपैरिजन में, देखो जो सीड्स पे राइवेट्स लगे हैं वो उखाड़ लो और विंग्स पे लगे हैं वो उखाड़ लो, तो किससे जो है प्लेन पे ज़्यादा खतरा बनेगा? ऑब्वियसली जो विंग्स में लगे हैं उनसे ज़्यादा खतरा होगा ना। तो ये वही कहना चाह रहा है। जो की स्पीसीज़ होती हैं, की स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? जो कि मेजर इकोसिस्टम फंक्शन कर रही हैं, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस है। इन सिंपल वर्ड्स एक प्लेन लिया है, उसको इकोसिस्टम मान लिया है, और जिस पार्ट से मिलके प्लेन बना है, जुड़ा हुआ है, उनको राइवेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो हर एक पैसेंजर जो उसमें ट्रेवल कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो एक एक राइवेट पॉप कर ले रहा है, मीन्स निकाल ले रहा है और अपने साथ घर ले जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, इनिशियली तो कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे ना प्लेन वीक होते जाएगी। मीन्स जो इकोसिस्टम है ना वो जैसे जैसे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते जाएंगी वो वीक होते जाएगा। ठीक है, और कौन सा राइवेट, किस जगह का राइवेट निकाला जा रहा है, मीन्स कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे अगर की स्पीसीज जो मेजर इकोसिस्टम कर रही हैं फंक्शन का वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे जो विंग्स पे अगर हम राइवेट्स निकाल लेंगे या फिर जो चेयर हैं उनसे राइवेट्स हम निकाल लेंगे तो किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? एरोप्लेन पे। ऑब्वियसली जो विंग्स पे राइवेट्स हैं उनसे पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है थोड़ी सी, तो ना उसको ध्यान नहीं देना, सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करो और मेरे साथ पढ़ते जाओ। ओके, now while it is doubtful if any new species are being added through speciation into the earth's treasury of species, there is no doubt about their continuing losses। देखो कोई नई स्पीसीज़ जुड़ रही है या नहीं ये तो थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन जो लॉस होते जा रहा है ना कंटिन्यू स्पीसीज़ का, ये एकदम पक्का है कि हाँ लॉस हो रहा है स्पीसीज़ का। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली। जो बायोलॉजिकल वेल्थ है ना हमारे प्लेनेट की बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्लाइन कर रही है। एंड द एक्यूजिंग, ये क्या लिखा हुआ है इस पर दिख नहीं रहा, ये थोड़ा ऐसा हुआ था। ठीक है, नंबर देखते हैं। एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। मीन्स जो स्पीसीज़ का लॉस हो रहा है ना ये डायरेक्ट फिंगर किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। मीन्स हमारे कारण स्पीसीज़ का लॉस हो रहा है। द colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds। Means जो tropical Pacific island है उस पे ना humans का colonization होने लगा है, तो इसके कारण 2000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ थी ना जो वहाँ की नेटिव बर्ड्स की, वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। द IUCN रेड लिस्ट 2004, जो IUCN रेड लिस्ट थी 2004 ने उन्होंने बनाई थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था क्या डॉक्यूमेंट किया था कि कितनी स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हुआ है। देखो डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज़। कितनी स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन? 784, इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स। देखो 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। मीन्स लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें से जो 338 स्पीसीज़ हैं वो किसकी हैं? वर्टिब्रेट्स की हैं। जो 359 स्पीसीज़ हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं और 87 स्पीसीज़ जो हैं वो प्लांट्स की हैं। कितने ईयर्स में? लास्ट 500 ईयर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शंस, जो रीसेंट एक्सटिंक्शंस हुए हैं उनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। डोडो, ठीक है, डोडो जो है वो कहाँ पे थी? मॉरिशस में थी डोडो। क्वागा कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई है? अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या एक्सटिंक्ट हुआ है? थाइलासीन। जो स्टीलर्स सी काऊ है वो रशिया से एक्सटिंक्ट हुई है। और 3 सब स्पीसीज टाइगर की, कौन कौन सी? बाली, जावन और कैस्पियन, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। क्या क्या है वो नाम? बाली, जावन और कैस्पियन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? देखो जो डोडो है वो एक्सटिंक्ट हुई है मॉरिशस से। ठीक है, डोडो एक्सटिंक्ट हुई है मॉरिशस से। क्वेगा कहाँ का है? अफ्रीका का। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया का है।
स्टीलर्स सी काऊ जो है वो रशिया से एक्सटिंक्ट हुई है, और 3 सब स्पीसीज जो कि बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर की, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। द लास्ट 20 ईयर्स अलोन हैव विटनेस द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज। मीन्स लास्ट 20 ईयर्स में हम देखें ना तो 27 स्पीसीज जो हैं वो डिसअपीयर हो चुकी हैं। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स shows that extinction across taxa are not random। देख, जो एक्सटिंक्शन हो रहा है ना टेक्सॉन में वो रैंडम नहीं है। जैसे सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन के लिए वल्नरेबल है। कौन से? लाइक एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस है ना अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। एडिंग टू द ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शंस इज़ द फैक्ट। हम और ज़्यादा देखें ना कौन कौन का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो देखो हमको क्या पता चला, that more than 15,500 species of worldwide are facing the threat of extinction। means 15,500 हाँ 15,500 स्पीसीज से ज़्यादा एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, जिसमें से प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल वर्ल्ड स्पीसीज और बर्ड स्पीसीज, ठीक है, जो 12% वो बर्ड स्पीसीज हैं, और 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज, जितनी भी मैमल्स हैं उसमें से जो 23% है ना वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही जो 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज, सारे एम्फीबियंस में से जो उनकी 32% स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं, और 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे क्या बोल रहा है हमसे कि 12% स्पीसीज किसकी? बर्ड की स्पीसीज, और 23% जो है वो मैमल्स की स्पीसीज। मैमल्स के बाद हम एम्फीबियन स्पीसीज देखेंगे तो हमको देखो 23 का उल्टा कर देना, 23 का उल्टा 32। ठीक है, ये जो है वो एम्फीबियंस की स्पीसीज है। ठीक है, और इसमें से सिर्फ 1% हमको कम करना है, डेट इज़ 31%, जो कि जिम्नोस्पर्म्स हैं। क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, 12% बर्ड एक्सटिंक्ट होने के लिए हैं, 23% मैमल्स की स्पीसीज फेस कर रही हैं एक्सटिंक्शन का थ्रेट, 32 एम्फीबियंस की और 31 जिम्नोस्पर्म्स की। अब हम देखेंगे आगे। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दो फॉसिल रिकॉर्ड्स, we learned that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier even before human appeared on the scene। means हमने जब हिस्ट्री की ना, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फॉसिल रिकॉर्ड्स के हेल्प से, तो हमको पता चला जैसे अभी स्पीसीज लॉस हो रही ना एकदम लार्ज स्केल पे, वैसे ही बहुत पहले भी हो चुकी हैं। कब? ह्यूमंस जब अर्थ पे नहीं आए थे ना उससे पहले भी ऐसा हो चुका है। कब हुआ था? देखो, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड डेट इज़ मोर देन 3 बिलियन ईयर्स, 3 बिलियन ईयर्स से भी और पहले, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। मीन्स जब अर्थ पे लाइफ का ओरिजिनेट भी नहीं हुआ था ना उसके पहले ही 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। मीन्स 3 बिलियन ईयर्स पहले 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। देखो, हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस। अब जो होने वाला है ना वो 6th एक्सटिंक्शन माना जाएगा। अब ये डिफरेंट कैसे है? जो प्रीवियस एपिसोड्स थे ना, जो 5 एपिसोड्स हो चुके हैं, इनसे जो 6th है ना, ये 6th अलग कैसे है? देखो क्या है, द डिफरेंस इज इन द रेट्स। रेट्स में डिफरेंस है, मीन्स अभी ना टाइम में करंट सिनेरियो जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है आगे। द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन। ओके, मीन्स जब ह्यूमंस नहीं थे ना उसके कंपैरिजन में अब जो है हम हैं 100 से 1000 टाइम्स फास्ट हो गई है एक्सटिंक्शन रेट्स। क्या बोल रहा है? 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन प्री ह्यूमन टाइम्स, एंड अवर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स। और जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना, हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमारी एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है। जो फास्टर रेट फास्ट हो गई ना एक्सटिंक्शन की, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इकोलॉजिस्ट वार्न डेट इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, इकोलॉजिस्ट ने हमको बताया अगर जो प्रेजेंट का ट्रेंड है वही चलता रहा तो नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 years। ओ,
अगर प्रेजेंटली जो चल रहा है ट्रेंड वही चलता रहा ना, तो अगले 100 सालों में आधी स्पीसीज जो है अर्थ से ख़त्म हो जाएंगी। समझ रहे हो? इसलिए भाई पॉल्यूशन वगैरह कम कर दो करना। नाउ इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू, देखो अगर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए किसी रीज़न से तो उससे क्या होगा? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन कम जाएगा, ठीक है, प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। लोअर्ड रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्चर्वेशंस, देखो जो भी इन्वायरमेंटल पर्चर्वेशंस होती है, मीन्स जो भी आकस्मिक आपदाएं होती हैं उनके जो रेजिस्टेंट है ना वो कम हो जाएगा, जैसे ड्रॉट, ठीक है, या फिर बाढ़ बोल सकते हैं हम। ड्रॉट तो होता है सूखा पड़ जाना, और जो भी सुनामी वगैरह आती हैं इन सब से जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम हो जाएगा। सी क्या है? इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जो वेरिएशंस है ना कुछ इकोसिस्टम प्रोसेसेस में उनकी भी वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स, इनमें ना बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लांट प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूज़ में और पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स में। अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होगी तो ये सब चीज़ें होंगी। कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? अब हम क्या देखेंगे कि एग्जैक्टली कारण है क्या बायोडाइवर्सिटी लॉस का। सो कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो अभी जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, एक्सेलरेट हो गया है ना एक्सटिंक्शन का, वो मेनली जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ही कारण हुआ है। देयर आर 4 मेजर कॉजेस, जो हैं 4 मेजर कॉजेस, तो हम इसको क्या बोलते हैं? द ईवल क्वार्टेट। 4 क्या क्या है? द ईवल क्वार्टेट। सबसे पहले सिर्फ हम इनका नाम देखेंगे। सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, रिपीट विथ मी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारी बहुत ज़्यादा ग्रीड बढ़ गई है ना, उसी को हम इसलिए हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एंड फोर्थ इज को एक्सटिंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन। ये जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है जो भी लॉस हो रहा है एनिमल्स और प्लांट एक्सटिंक्शन का। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम एग्जाम्पल देखते हैं कितना ज़्यादा एक्सटिंक्शन हुआ है। Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%। एक टाइम पे ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे ना, अर्थ का 14% लैंड एरिया कवर करते थे, लेकिन अब जो है वो 6% से भी ज़्यादा नहीं बचे हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ये बहुत जल्दी तेज़ी से ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 more hectares of rain forest would have been lost। जितना टाइम जब तक हम ये चैप्टर ख़त्म करने में लगाएंगे ना, 1000 हेक्टेयर्स और ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे रेन फॉरेस्ट के। समझ में आ रहा है कितने जल्दी? मीन्स जब तक हम ये चैप्टर पढ़ना ख़त्म करेंगे ना, उतने टाइम में ना 1000 और एक हेक्टेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा रेन फॉरेस्ट का। सोचो कितने जल्दी ख़त्म हो रहा है। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ प्लानट। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो इतना बड़ा है कि हम उसको लंग्स ऑफ प्लानट बोलते हैं। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स। जो इतना बड़ा जो प्लैनेट है, जो एरिया है रेन फॉरेस्ट जिसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट बोल रहे हैं ना, उसमें मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ रहती हैं। वो काटा जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, क्यों? सोयाबीन कल्टीवेट करने के लिए, और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल। और उसका जो एरिया है ना उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे जो बीफ वाले जो कैटल होते हैं ना उनको रेस कर सकें, इसलिए वो काटा जा रहा है। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species। देखो इस टोटल लॉस को हम हटा दें तो बहुत सारा हैबिटेट जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? पोल्यूशन के कारण।
ये भी इसीलिए भी जो बहुत सारी स्पीसीज हैं ना उनको खतरा है पोल्यूशन के कारण। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड सर्टेन एनिमल्स विथ माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड। देखो क्या हो रहा है ना, एकदम जो लार्ज हैबिटेट होगा ना उसको ना स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हम तोड़ते जा रहे हैं। हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं काम के लिए उसको हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैमल्स और बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए रहने के लिए, या फिर कुछ एनिमल्स और माइग्रेटरी बर्ड्स, जो माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं होते वो जो किसी सीज़न पे दूसरी जगह चले जाते हैं, वो जो है ना इस कारण बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। ये था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब हम देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। जो हम ह्यूमंस हैं ना हमेशा से हम नेचर पे डिपेंडेड है फूड एंड शेल्टर के लिए, बट व्हेन नीड टर्न टू ग्रीड, लेकिन जब जो हमारी ज़रूरत है ना वो लालच में बदल जाए तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारी जो ज़रूरत थी ना रोटी कपड़ा और मकान की, वो जो है वो लालच में बदल गई है। इस कारण हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ कर रहे हैं हम। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 ईयर्स, मीन्स लास्ट 500 ईयर्स में ना बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जैसे स्टीलर सी काऊ जो रशिया से एक्सटिंक्ट हुई है, और पैसेंजर पीजन। क्यों हुआ ये एक्सटिंक्ट? वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हुआ। प्रेजेंटली मैनी मेरीन फिश पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर हार्वेस्टेड। देखो प्रेजेंटली ना बहुत सारे जो मरीन पॉपुलेशन है ना उनको वर्ल्ड में उनको ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो उनको ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ना इंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीसीज। जो कुछ कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं इनको बेच के पैसे कमाने में यूज़ करते हैं, वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ रही हैं, मीन्स उनका जो एक्सिस्टेंस है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या होता है? When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose। देखो जब एलियन स्पीसीज मीन्स ऐसी स्पीसीज जो उस एरिया में नहीं रहती, चाहे वो अनइंटेंशनली आ रही हो उस जगह या फिर हम जानबूझ के ला रहे हो। सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, उनमें से जो कुछ है ना वो एकदम इन्वेजिव हो जाती हैं, और दूसरी जो वहाँ ऑलरेडी रहती हैं ना, जो वहाँ की इंडिजीनियस स्पीसीज हैं उनको ख़त्म कर रही हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। द नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। देखो ईस्ट अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया है उसमें नील पर्च को इंट्रोड्यूस करा गया, तो उसके कारण लेड टू इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिशुलेट फिश इन द लेक। जो नील पर्च जब उस लेक में आई ना तो उसके आने के कारण जो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट सिशुलेट फिश थी ना लेक में, उसकी 200 से ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species। देखो हमको ये पता होगा, एक इन्वेजिव कैरेट ग्रास होता है, आपने देखा होगा, ये जो फील्ड्स होती है ना उसमें उगा हुआ था, उसको आने के कारण और भी स्पीसीज़ है, इनके आने के कारण जो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ है ना उनको खतरा हो गया। देखो कौन सी स्पीसीज है? कैरेट ग्रास, जिनको हम पार्थेनियम भी बोलते हैं, ये सबने देखी होगी, लेंटेना एंड वाटर हायासिंथ को हम इग्नोरिया इकॉर्निया भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो इन्वेजिव वीड स्पीसीज है इनके कारण जो है ना इन्वायरमेंटल तो डैमेज है ही, और जो नेटिव स्पीसीज है वहाँ पे उनको भी खतरा है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, दैट इज़, देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, अरे मैंने तो कवर कर दिया, 1 मिनट, ओके। जो अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम क्या है? क्लेरियस ग्रेपिनस, फॉर एक्वा कल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस कैटफिशेस इन एवर रिवर्स। वहाँ पे क्या हुआ ना, इलीगली अफ्रीकन कैटफिश को लाया गया जो कि क्लेरियस ग्रेपिनस है एक्वा कल्चर पर्पस के लिए, जिसके कारण जो उस रिवर्स में जो इंडिजीनियस में जो नेटिव कैटफिश थी ना उनको खतरा बन गया। अब हम देखेंगे को एक्सटिंक्शन क्या हो रहा है।
मीन्स ऐसी स्पीसीज जो एक दो स्पीसीज हैं, एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकती हैं, तो एक एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। देखो, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे, मीन्स उसके बिना वो रह ही नहीं पाएगा, ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उससे जो भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज जुड़ी हुई है, ऑब्लिगेटरी वे में जुड़ी हुई है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई होस्ट फिश स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी तो इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स ऑल्सो मीट द सेम फेट, मीन्स उस फिश पे जो पैरासाइट्स रहते थे वो भी सेम फेट होगी उनकी, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे फिश के साथ साथ। अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ अ को इवॉल्व प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। मीन्स ये एग्जाम्पल है को इवॉल्व प्लांट पोलिनेटर। देखो, एक प्लांट है, वो जो उसका पोलिनेटर है, इसमें से अगर मान लो प्लांट की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई तो जो पॉलिनेटर है उसका ऑब्लिगेटरी वही वो प्लांट से फूड ले रहा है। जब प्लांट नहीं रहेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। सिमिलरली अगर वो पॉलिनेटर नहीं रहेगा तो प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, वो और ग्रो कैसे करेगा और रिप्रोड्यूस कैसे कर पाएगा। तो ये को एक्सटिंक्शन हमने देखा। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे। वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमको बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी है। देयर आर मैनी रीजन्स, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली देखो, कुछ रीजन है, कुछ ऑब्वियस है, कुछ नॉन ऑब्वियस है, बट सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में बांटा है। देखो कौन कौन सी, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। अब हम सबसे पहले देखेंगे द नैरोली यूटिलिटेरियन क्या है। द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस। ये जो हैं ये ऑब्वियस रीजन्स हैं, ठीक है। ह्यूमन डेराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर। जो ह्यूमन्स है ना वो बहुत अनगिनत डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रहे हैं नेचर से। जैसे हम फूड्स लेते हैं जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स आते हैं। फायरवुड लेते हैं, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे टेनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, ये सब हम नेचर से ले रहे हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। देखो, जो जितनी भी ड्रग्स अभी मार्केट में है ना करंटली वर्ल्ड वाइड, उसमें से 25% से ज़्यादा प्लांट से आ रही है। 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन्स यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। मीन्स देखो, जो नेटिव वर्ड पीपल्स होते हैं, मीन्स कहीं कहीं पे ना कोई प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट से ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनती है, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो उनको मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे। तो प्लांट्स की 25,000 स्पीसीज ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। अभी तो इतने ज़्यादा और ज़्यादा प्लांट्स हैं, मीन्स हमको पता ही नहीं कि कितने हैं, अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि कब वो एक्सप्लोर होंगे, कब उनकी नेमिंग होगी। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, देखो, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, हम उनको उनकी मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। Nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits। मतलब क्या है, हम और ज़्यादा रिसोर्सेस लगा रहे हैं इनकी डाइवर्सिटीज़ पता करने के लिए कि जितनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होगी ना हमको उतना ही और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये थी नैरोली यूटिलिटेरियन कि हमको क्यों बायोडाइवर्सिटी बचानी है, देखो हमको कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये क्या कहता है, says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides। जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल निभाती है बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विस से। जो भी नेचर हमको इकोसिस्टम सर्विस दे रही है ना उसमें बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। देखो क्या, द फास्ट डिविंडलिंग अमेजोन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, जो बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है ना ये जो अमेजोन फॉरेस्ट, उसमें जो है क्या कर रहा है वो, देखो, थ्रू
photosynthesis 20% of total oxygen in the earth's atmosphere means वो जितनी भी टोटल ऑक्सीजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसका 20% हमको दे रहा है। किससे? थ्रू फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से 20% ऑक्सीजन अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है और हम उसको काट रहे हैं। क्यों? सोयाबीन उगाने के लिए और बीफ कैटल के लिए, ग्रासलैंड बनाने के लिए। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? क्या हम इस पे इकोनॉमिक वैल्यू लगा सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं क्या? यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। खुद सोचो कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कितना महंगा आता है, पैसा जोड़ के देखो एक कितना आता है। ठीक है, तो हम जो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई वैल्यू नहीं। नाउ पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड्स इज़ अनदर सर्विस। देखो पॉलिनेशन भी नेचर में हो रहा है जिसके कारण प्लांट्स जो है ना हमको फ्रूट्स देंगे ना सीड्स बनाएंगे। ठीक, इकोसिस्टम्स प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर लेयर। देखो क्या बोल रहा है, जो पॉलिनेशन इकोसिस्टम है ना ये पॉलिनेटर लेयर्स प्रोवाइड करती है। जैसे बहुत सारे पॉलिनेटर्स होते हैं इकोसिस्टम में, जैसे बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, यही सब कर रहे हैं ना पॉलिनेशन। भाई ऐसे इकोसिस्टम रिलेटेड है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एकम्प्लिसिंग पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर्स? बिना नेचुरल पॉलिनेटर्स के हेल्प के सोचो हमको कितना पैसा लगेगा पॉलिनेशन कराने में। देयर आर अदर इंटेंगल बेनिफिट्स, और भी बेनिफिट्स हैं देखो, डेट बी ड्राइव फ्रॉम नेचर। हम नेचर से क्या क्या लेते हैं? द एस्थेटिक प्लेजर्स ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक वुड। जब हम थिक वुड्स के बीच में चलते हैं, जैसे मनाली वगैरह कहीं गए हो आप और फिर दूसरी जगहों पे भी, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितना ज़्यादा प्लेजर फील होता है उस जगह पे देखने के लिए। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। फुल ब्लूम में जो एकदम जो स्प्रिंग फ्लावर्स एकदम पूरे खिले हुए होते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है। वॉकिंग अप टू बुलबुल सॉन्ग, सुबह उठ रहे हो और बुलबुल का गाना, मतलब बुलबुल गा रही है मॉर्निंग में, हम सुन रहे हैं। देखो हम नॉर्मली शाम को ही आप बैठो जब सूरज ढलता है सनसेट के टाइम, कितना अच्छा लगता है। तो ये सब तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, कि हम इस पर प्राइस टैग लगा सकते हैं? नहीं ना। ये था हमारा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। अब हम देखेंगे एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या है। एथिकल आर्ग्यूमेंट जो है वही स्पिरिचुअली बेस्ड पे आ जाता है। देखो आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू what we owe to millions of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। ऐसा होता है, हम सब साथ में रह रहे हैं उसी प्लांट में, प्लांट, एनिमल, माइक्रो स्पीसीज सब, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना उनको बचाना। एक एथिकल वे पे आ गया ये सारी चीज़ें। देखो फिलोसफिकली या फिर स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ़ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। मीन्स अगर हम फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली देखें तो हमको ये समझना होगा कि चाहे कोई स्पीसीज़ हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू दे रही हो ना दे रही हो, उसकी खुद की तो वैल्यू है ना, उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसलिए हमारी मोरल ड्यूटी बचती है उनकी केयर करने की। ठीक है, और जो ये बायोलॉजिकल लिगेसी है ना, अच्छे तरीके से हम अपने फ्यूचर जनरेशन के हाथों में सौंपें, ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो हमने तीनों आर्ग्यूमेंट देख लिए, एक था नैरोली, एक ब्रॉडली और एक एथिकल। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया क्यों बचाना है, अब हम देखेंगे हमको कैसे बचाना है। तो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected। मीन्स जब हम पूरा इकोसिस्टम बचाएंगे ना या कंजर्व करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी बच जाएगी, बायोडाइवर्सिटी भी सारे लेवल्स पे बच जाएगी। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर्स। मतलब टाइगर को बचाने के लिए हम ना पूरा फॉरेस्ट बचाएंगे। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन। हम इसको इन सीटू कंजर्वेशन बोल रहे हैं। ऑन साइट कंजर्वेशन मीन्स जिस जगह वो टाइगर रह रहा है उस पूरी जगह को बचाना, मीन्स उसी साइट को बचाना, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। हाउएवर व्हेन देयर आर सिचुएशंस वेयर एन एनिमल और प्लांट इज इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड, दैट इज किसको बोलते हैं हम, इंडेंजर्ड स्पीसी या थ्रेटन्ड स्पीसी, ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर। मीन्स आने वाले टाइम में वो जो ऑर्गेनिज्म है ना उसका
बहुत ज़्यादा रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का। ऐसी स्पीसीज़ को हम इंडेंजर्ड या थ्रेटन बोलते हैं। एंड नीड्स अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्स सिटू कंजर्वेशन इज़ अ डिज़ायरेबल अप्रोच। मीन्स जब कोई एनिमल या प्लांट जो है ना इंडेंजर्ड हो गया है, मीन्स बहुत ज़्यादा रिस्क है उसका एक्सटिंक्ट होने का, तो हम क्या करते हैं ना, उस प्लांट को या उस एनिमल को उस जगह से निकाल के कहीं और कंजर्वेशन करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं एक्स सिटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। मीन्स हम उस जगह से निकाल के कहीं और कंजर्व कर रहे हैं। ठीक, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या है। नाउ इन सिटू कंजर्वेशन faced with the conflict between development and conservation. Many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Means इसमें क्या है ना, ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता रहता है ये इन सिटू कंजर्वेशन में बिटवीन ये जो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन है उसके बीच, क्योंकि बहुत सारे नेशंस में क्या है ना, जैसे मान लो एक टाइगर को बचाने के लिए पूरा जो जंगल है वो बचाना पड़ रहा है, इकोनॉमिकली भी तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा ना उसमें, और ये तो अनरियलिस्टिक हुआ, तो इसलिए ना ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है बहुत सारे नेशन में। नाउ इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड्स द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। मीन्स जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना किसी भी एक स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए, उससे भी तेज़ी से ज़्यादा जो एक्सटिंक्शन की रेट है ना वो बढ़ते जा रही है। जो भी नंबर जितनी भी स्पीसीज़ है ना वो उनका जो एक्सटिंक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशन। देखो ग्लोबल बेसिस पे भी ये जो प्रॉब्लम है ना ये डिस्कस करी गई है। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन biodiversity hotspots regions with very high level of species richness and high degree of endemism। देखो ये क्या बोल रहा है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ऐसी जगह जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको हमने देखो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स बोला। मीन्स ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है या फिर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म क्या होती है, डेट इज स्पीसीज कन्फाइंड टू डेट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। वो जो स्पीसीज़ है ना वो उसी पर्टिकुलर जगह हमको मिलेगी, किसी और जगह नहीं मिलेगी, और उस जगह पे ना बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस मीन्स वेराइटी ऑफ स्पीसीज है, उस जगह को हमको मैक्सिमम प्रोटेक्शन करना है। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड। देखो इनिशियली जो है 25 हॉट स्पॉट्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर हैव बीन एडेड टू द लिस्ट। बट उसी के बाद ना 9 और ऐड कर दिए गए, तो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कितने हो गए, 34। पूरे वर्ल्ड में 34 स्पॉट्स हो गए। दीज हॉट स्पॉट्स आर ऑल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ये जो हॉट स्पॉट्स है ना यहीं पे एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस भी हो रहा है। ठीक है, जो 3 हॉट स्पॉट्स हैं इनमें से कौन कौन बता, देखो जो 3 हॉट स्पॉट है ना कौन कौन से, वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय, ये तीनों ही ना कंट्री का एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन कवर कर लेते हैं। कौन कौन से, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। ठीक है, ऑल दो हम जब सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को हम एक साथ रखें ना ये 2% से भी कम अर्थ का लैंड एरिया जो है वो कवर करते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो यहाँ रहती है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इनका स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन करें ना इन हॉटस्पॉट्स का, तो अभी जो करेंटली जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो रेट चल रही है, उसको हम ऑलमोस्ट 3% तक 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। कितना, 30% रिड्यूस कर सकते हैं। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। देखो इंडिया में जो भी इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स है ना उनको लीगली प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको, देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज। इंडिया नाउ हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखो अभी इंडिया के पास कितनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कितनी,
448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। देखो इंडिया जो है ना उसकी हिस्ट्री रही है रिलीजियस और कल्चर ट्रेडिशंस की, तो उन ट्रेडिशंस में भी नेचर प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे जो कहीं कहीं बरगद के पेड़ की या पीपल के पेड़ की पूजा होती है, नीम के पेड़ की, या फिर तो ऐसे ना ऐसे लगता नहीं इन पेड़ों को काटना नहीं है। ऐसी रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोडक्शन। देखो बहुत सारे कल्चर्स में ना जो कुछ ट्रैक्ट या कुछ एरिया होता है ना फॉरेस्ट को, उसको अलग रख दिया है ऐसा, और जो वहाँ पे जितनी भी ट्रीज़ हैं और वाइल्ड लाइफ है ना उनके अंदर, उनको हम टोटल प्रोटेक्शन देंगे, टोटल प्रोटेक्शन दी जाती है। ऐसी जो सेक्रेड ग्रुप, उनको हम ना सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, जहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एरिया जो ट्रैक्ट है फॉरेस्ट का, उसमें अंदर जितनी भी ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ उसके अंदर हैं, जितनी भी वनरेबल कंडीशन में आ गई हैं या वेनरेटेड हैं, उनको हम टोटल प्रोटेक्शन देंगे, उनको हम सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। ये सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ कहाँ हैं? फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, यहाँ पे मिलती है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगोजा। कहाँ कहाँ? चंदा और बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। हमने कितनी देख ली सेक्रेड ग्रुप्स? खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा और बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेड प्लांट्स। मेघालय में जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं ना कि लास्ट रिफ्यूजीज हैं, किस लिए? बहुत सारे रेयर और थ्रेटेड प्लांट्स के लिए यहाँ पे ये लास्ट रिफ्यूजीज है। अब हम देखेंगे XC2 कंजर्वेशन क्या होता है। इन दिस अप्रोच थ्रेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। देखो XC2 कंजर्वेशन में क्या करते हैं हम, जो भी थ्रेटेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं ना उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक स्पेशल सेटिंग में रखते हैं जहाँ हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और स्पेशल केयर देंगे। तो ऐसी कौन सी जगह होती हैं? जूलॉजिकल पार्क्स होती हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं। ठीक, देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क्स। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं लेकिन अभी भी वो जूलॉजिकल पार्क्स में हैं। In recent years, XC2 conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures। देखो recent years में क्या है, जो XC2 conservation है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितनी भी थ्रेटेंड स्पीसीज़ है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो भी एडवांसमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। नाउ गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ कैन बी प्रिजर्व्ड। अभी क्या होता है ना, जो थ्रेटेंड स्पीसीज़ है ना उनके हम गैमीट्स भी प्रिजर्व कर लेते हैं इन अ बायेबल एंड फर्टाइल कंडीशन में फॉर लॉन्ग पीरियड्स लंबे टाइम तक। कैसे? यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करके थ्रेटेंड स्पीसीज़ के गैमीट्स प्रिजर्व कर रहे हैं हम बायेबल और फर्टाइल कंडीशन में। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, एग्स भी फर्टिलाइज कर सकते हैं इन विट्रो। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, और प्लांट्स का प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं हम टिश्यू कल्चर मेथड्स का, इतना एडवांसमेंट आ गया है। सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। हम सीड बैंक्स को भी सीड बैंक्स में रख सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे जेनेटिक स्ट्रेन्स होती हैं ना कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स की, उनके सीड्स। नाउ बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड इट्स कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस। मीन्स बायोडाइवर्सिटी है वो किसी पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं जानती है, उसका कंजर्वेशन जो है वो सारे नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथ में। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट इज़ द अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या था? हिस्टोरिक कन्वेंशन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। ये याद रखना, ये प्लेस और ये जो सन है, ठीक है, ईयर है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ समिट कब कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 1992 में हुआ था। कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स।
इसमें क्या हुआ था, सारे नेशंस आए थे, सारे नेशंस ने क्या लिया था, क्या कहा था वहाँ, टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीन्स बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएंगे और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, जो उससे जो भी हम बेनिफिट्स ले रहे हैं उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन किया जाएगा इन अ फॉलोअप। फिर उसी का फॉलोअप हुआ, ठीक है, जब अर्थ समिट हो गया फिर उसी का फॉलोअप किया हमने, उसको हमने बोला वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002। ये कितने 10 साल बाद हुआ, ठीक है। अर्थ समिट हुआ था 1992 में और जो वर्ल्ड समिट है वो 2002 में हुआ। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। कहाँ पे हुआ ये, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010, जिसमें जो 190 कंट्रीज थी उन्होंने शपथ ली कि जो भी उनका कमिटमेंट है ना वो 2010 तक अचीव कर लेंगे। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। इससे क्या हुआ ना, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमको देखने को मिला करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में एट ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल्स में, ठीक है। अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे। चलो 1 मिनट, हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसकी समरी देखेंगे तो सिंस लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ नियरली, देखो समरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, जितना भी था हम पूरा पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो हम जल्दी जल्दी रीड करेंगे, ठीक है। सिंस लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ नियरली 3.8 बिलियन ईयर्स एगो देयर हैड बीन इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, नई नई स्पीसीज आई हैं जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई ना अर्थ पे। कब, नियरली 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, तो नई नई स्पीसीज आई हैं अर्थ पे। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बता रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, एक सम टोटल है सारी डाइवर्सिटी का जो भी एग्जिस्ट करती है सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस इज द डाइवर्सिटी एट जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल्स। देखो हमने मेनली किस पे बात करी थी, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल्स पे। एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स आर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी एट ऑल दीज लेवल। वही हमको प्रोटेक्ट करना है तो हमको कंजर्वेशन एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड में ना 1.5 मिलियन स्पीसीज से ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली गई हैं, बट देयर माइट स्टिल बी नियरली 6 मिलियन स्पीसीज ऑफ अर्थ। लेकिन अभी भी ना नियरली 6 मिलियन स्पीसीज हैं अर्थ पे जो वेट कर रही हैं डिस्कवर होने का और उनकी नेमिंग होए। ऑफ द नेम्ड स्पीसीज, जितनी भी नेम्ड स्पीसीज हैं जिनकी नेमिंग कर ली गई है, मोर देन 70% उसमें से एनिमल्स हैं, ठीक, जिसमें से भी 70% जो है वो इंसेक्ट्स हैं। द ग्रुप फंजाई हैज़ मोर स्पीसीज देन ऑल वर्टिब्रेट स्पीसीज कंबाइंड, मीन्स जो भी फंजाई है ना, सारे हम वर्टिब्रेट स्पीसीज को मिला लें ना, सबको मिला लें, फंजाई, रेप्टाइल्स, एफ्स, मैमल्स, सबको मिला के फंजाई की वो फिशेस थी, ठीक है। फंजाई की स्पीसीज सबसे ज़्यादा है। इंडिया विद अबाउट 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। देखो इंडिया में 45,000 स्पीसीज हैं प्लांट्स की और 90,000 स्पीसीज एनिमल्स की, और वो 1 ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है इन वर्ल्ड में, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो क्या दिखाती है, इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है, वही हमने देखा था। जनरली जो है ना वो ट्रॉपिक्स में हाईएस्ट होती है और डिक्रीज़ करती है, पोल्स के तरफ डिक्रीज़ करती है। जैसे हम इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे वो डिक्रीज़ करेगी। इम्पोर्टेंट ओके देखो हम क्या देख रहे थे, वही जनरली जो ट्रॉपिक्स है वहाँ पे हाईएस्ट होती हैं स्पीसीज़, और जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी है स्पीसीज़ की वो कम होने लगती है। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस फॉर द स्पीसीज रिचनेस ऑफ द ट्रॉपिक्स आर। देखो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन क्या थे स्पीसीज रिचनेस के, देखो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स के पास ना इवोल्यूशनरी टाइम ज़्यादा रहा। क्यों ज़्यादा रहा, क्योंकि वहाँ पे ना रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है और ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है वहाँ पे, इसके कारण ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, इसलिए उस जगह पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा है टेम्परेट रीजन के मुकाबले। स्पीसीज रिचनेस इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ अ रीजन। देखो जो स्पीसीज रिचनेस है वो किसका फंक्शन है,
उस रीजन का एरिया का भी फंक्शन है। इसलिए हमने स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप देखी जिसमें हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ मिला था। तो इसलिए जनरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फंक्शन हम इसको बोलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट कम्युनिटीज़ विथ हाई डाइवर्सिटी टेंड टू बी लेस वेरिएबल। देखो जो भी कम्युनिटीज़ है ना जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी है वो लेस वेरिएबल होगी, मोर प्रोडक्टिव होती थी, और जो भी बायोलॉजिकल इन्वेजन्स होते हैं ना उनमें मोर रेजिस्टेंट होती थी। दैट इज़ लेस वेरिएबल, मोर प्रोडक्टिव एंड मोर रेजिस्टेंट। अर्थ्स फॉसिल हिस्ट्री रिवील्स इंसिडेंस ऑफ मास एक्सटिंक्शन इन द पास्ट। देखो अर्थ की फॉसिल हिस्ट्री देखेंगे ना तो 5 बार ऐसे मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, बट अभी जो प्रेजेंट रेट है ना एक्सटिंक्शन का वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कितना 100 से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। नियरली 700 स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन रीसेंट टाइम्स। देखो अभी ना नियरली 700 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं रीसेंट टाइम में, जिसमें एंड मोर देन 15,500 स्पीसीज, जिसमें 650 से ज़्यादा इंडिया से हैं। समझ रहे हो, करंटली फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का थ्रेट। कितना देखो 15,500 स्पीसीज से ज़्यादा, जिसमें से भी सिर्फ 650 तो जो है इंडिया में ही है भाई जो एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही है। द कॉजेस ऑफ हाई एक्सटिंक्शन रेट्स एट प्रेजेंट इंक्लूड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखो जो करंटली जो हाई एक्सटिंक्शन रेट है ना, जो इवल क्वाड्रेट है ना, वो क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बायोलॉजिकल इन्वेजन्स या एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और को एक्सटिंक्शन। ये 4 ऐसा है जिनके कारण हाई एक्सटिंक्शन रेट है। अर्थ्स रिच बायोडाइवर्सिटी इज़ वाइटल फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। देखो जो अर्थ है ना उसकी रिच बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा वाइटल है हमारे सर्वाइवल के लिए, मीन्स ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए। द रीजन्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, जो रीजन्स हैं कि हम क्यों बचाएं बायोडाइवर्सिटी, क्या है? नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल। 3 रीजन्स हैं हमारे। बिसाइड्स द डायरेक्ट बेनिफिट, देखो जो हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं जैसे फूड, फाइबर, फायरवुड, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा, देयर आर मैनी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे, जैसे पॉलिनेशन, पेस्ट कंट्रोल, क्लाइमेट मॉडरेशन, फ्लड कंट्रोल। ये सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं जो कि हमको इकोसिस्टम से मिलते हैं। वी ऑल्सो हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टू टेक गुड केयर ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी, और हम जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उनको अच्छे तरीके से एकदम गुड ऑर्डर में नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें हम। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इन सीटू और एज वेल एक्स सीटू, इन सीटू भी हो सकती है, एक्स सीटू भी हो सकती है। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मीन्स अगर हम उन स्पीसीज को बचाना है तो हमको उनका पूरा एंटायर इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना होगा। तो अभी रिसेंटली क्या है, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है, जिनको हमने इंटेंसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स दे रहे हैं, जिसमें से जो 3 हैं जो कि वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, हिमालय एंड इंडो बर्मा कवर करता है इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन्स को। ये कवर करता है इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। अवर कंट्रीज इन सीटू कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है, मीन्स हमारे कंट्री में जो इन सीटू कंजर्वेशन हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है किसमें, कि हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और मोर देन 450 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बहुत सारी सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ठीक, नाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में क्या हो रहा है, इसमें जो प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस है थ्रेटन्ड स्पीसीज का हम कहाँ करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में, बोटेनिकल गार्डन्स में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स। मीन्स हम उस जगह से निकाल के किसी दूसरा सेटअप बनाएंगे और वहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट को या जो भी स्पीसीज है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखो क्या क्या, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स। अब यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको ना, PYQs करना है जाके सॉल्व। ओके, देखो पढ़ाई करते रहो, सब हो जाएगा, बस पढ़ना मत छोड़ना। डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, बस पढ़ना नहीं छोड़ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।